जब आप लोक संगीत की बात करते हैं, हमारी मिट्टी की बात करते हैं, हमारे भारत की संस्कृति की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम जो हमारे कानों में गूंजता है वो है मालिनी अवस्थी जी का। चाहे वो होरी खेले मसाने में हो या फिर और भी बहुत सारे केसरिया बनना या हरियाला बनना पधारो हमारे देश, बहुत सारे ऐसे मिश्री घोलने वाले लोकगीत हैं जो मालिनी अवस्थी जी द्वारा गाए गए हैं। और हमारे बीच जिलाधिकारी कानपुर नेहा शर्मा जी भी मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे जिलाधिकारी नेहा शर्मा जी का। और इनके साथ कानपुर नगर के कमिश्नर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नगर कानपुर क्षेत्र से बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। तो बस थोड़ी देर का इंतजार करेंगे। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग पीछे खड़े हुए हैं, जो बहुत देर से वेट कर रहे थे, और जो भी लोग यहाँ पर हैं, आपका एक करवाइए आपका। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां बजाइए आज के इस प्रोग्राम के लिए, आज के इस इवेंट के लिए। रेडियो गनपुरिया 90.0 FM जनता का रेडियो, जनता को समर्पित किया जाएगा। आज बहुत दिनों से तैयारियां चल रही है, बहुत दिनों से सोचा जा रहा है कि क्या किया जाएगा, क्या होगा। फाइनली वो घड़ी आ चुकी, फाइनली वो पल आ चुका है जब रेडियो गनपुरिया 90.0 FM पहुंचेगा जनता तक। ये है कानपुर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो गनपुरिया 90.0 FM। सुनो कान लगा के। कानपुर आना हुआ। तो आज सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज से करीब 10-12 दिन पहले मुझे एक मेल आई और एक संदेश आया भदौरिया जी का, देवेंद्र भदौरिया जी का, और मेरा इनसे कोई भी पूर्व परिचय नहीं था। लेकिन सिर्फ उनकी जो पत्र में 2 बातें, एक तो कम्युनिटी रेडियो सेंटर खोल रहे हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के साथ लाइसेंस प्राप्त कानपुर के लिए, जिसका नाम रेडियो कनपुरिया है। ये तीनों बातें इतनी सामूहिक थी, सटीक थी, और मैं बतौर कलाकार गोरखपुर में मैंने अपनी एक तरह से कह सकते हैं कि पहला संस्कार पाया। और वहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि सन 76 में आकाशवाणी पहला खुला था 1976 में, तो उसको रीजनल बैंड दिया गया था। और उसका ये फायदा हुआ कि वहां पर कंपलसरी था कि भाई भोजपुरी गाना ही गाना है, आंचलिक चीजें गानी है, उसके ही कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व के लिए जोर था। आज तक मुझसे लोग पूछते हैं कि आप अवध की हैं, भोजपुरी कैसे गाती हैं। उसका बहुत बड़ा कारण था कि आकाशवाणी में हमारे लिए अनिवार्यता था कि हम आंचलिक चीजों को गाएं। आकाशवाणी में बाल युवा कलाकार, फिर युवा कलाकार, और फिर ए ग्रेड टॉप ग्रेड कलाकार होने के नाते आकाशवाणी की पहुंच, आकाशवाणी की गरिमा, आकाशवाणी की मर्यादा। और आज के जमाने में हम तो स्टूडियो में जाते थे, इतने बड़े से माइक के सामने बैठते थे, लेकिन जब आज आपके सामने ये है तो तकनीक आज रेडियो को कहां से कहां ले आई, कोई सोच नहीं सकता है कि ऐसी जगह पे एक बर्रा में, बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि एकदम आपके अपने टाउन, अपने कस्बे में, किसी के अपने घर में अपनी सुविधा के अनुसार स्थानीय लोगों को काम रोजगार देते हुए वहाँ की समस्याएं, वहाँ के लोगों की व्यक्तिगत योग्यता को भी सामने लाने का एक ऐसा उपक्रम स्थापित किया जा सकता है, जो मुझे लगता है सरकार का भी उद्देश्य है कि दिल्ली, मुंबई, सारी जगह केंद्र हैं रेडियो के, वो बात करते हैं मेट्रोस की, एक मोटे तौर पर भारत की। लेकिन यदि ये शायद योजना भी इसीलिए INB की संचालित है कि हम जड़ों तक पहुंच सके भारत की। और मुझे लगता है कि हम लोग ये नाम तो अब लेके आए, लेकिन हम लोग हमेशा कानपुर बोलते हैं कि एकदम कनपुरिया है। और कनपुरिया एक जैसे बनारसी बोलते हैं,
ऐसे ही कनपुरिया भी एक संस्कृति है जिसमें फक्कड़पन है, जिसमें एक अलस मस्ती है, जिसमें बिल्कुल एक कह लीजिए देशज अभिमान है कानपुर से जुड़े होने का, गंगा माटी से जुड़े होने का। और वो कहीं ना कहीं सौभाग्य मेरा भी है, इसलिए कानपुर से अपने आप को बहुत जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मेरा जन्म कन्नौज का है, लेकिन पिताजी मेरे तब यहीं कानपुर में ही KPM अस्पताल में पोस्टेड थे, यही कैंपस में ही रहते थे। और शायद 20-25 दिन पहले कन्नौज में ना पैदा हुए थे तो कानपुर में ही मेरा जन्म होता। लेकिन संयोग ऐसा था कि ब्याह के भी कानपुर आई, तो मेरी ससुराल कानपुर की है, आर्यनगर में ही ब्याह करके आई। तो आज तो इसलिए एक अपनायत का एक रिश्ता है। और जैसे ही इन्होंने मुझे बताया कि इस प्रकार की योजना है, तो मैंने कहा मैं अवश्य आऊंगी, क्योंकि मैं खुद इसी चीज के बारे में बात करती रही हूँ कि कैसे भारत को जब तक आप अपने उसकी मूल जड़ तक, अंतिम व्यक्ति तक, जब तक उसके सरोकार, उसकी चिंताएं, उसका मनोरंजन, उसकी कहानी जब तक आप नहीं उसकी भाषा में बोलेंगे, तब तक आपकी सारी बातें, सारी एक्सरसाइज कह सकते हैं व्यर्थ है। तो इसके लिए मैं देवेंद्र भदौरिया जी को एक तो बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, और मैं इस बात के लिए और साधुवाद देती हूँ कि आपने कोई आडंबर में आप नहीं पड़े। आपने जो अनिवार्य शर्तें हैं उसको पूर्ण किया, लेकिन आपने घर की सुविधा और लोगों को साथ में करते हुए आपने बनाया। ऐसा ही होना भी चाहिए, इसीलिए कम्युनिटी सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ आईएन भी एनकरेज करते इस तरह की योजना। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और यही मैं अपनी ओर से मनाऊंगी कि कानपुर एक समय में कला और संस्कृति का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। माननीय बोडस जी, वीणा शास्त्री बुद्धि जी, शास्त्रीय संगीत के इतने बड़े कलाकार, और गुलाब बाई जी जो नौटंकी की इतनी बड़ी पद्मश्री लोक कलाकार, हम लोग उनको सुन सुन करके कह सकते हैं संस्कार पाए। मैं मानती हूँ कि कानपुरिया, ये पूरा हमारा जो चैनल है, इसके आने के बाद से जो स्थानीय प्रतिभा है उसको उसी शैली में प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि चाहे कविता हो, साहित्य है, क्योंकि ये धरती तो साहित्यकारों की भी धरती रही है, हिंदी का बहुत बड़ा गढ़ रहा है, और ये मेहनत कश लोगों की धरती रही है। तो मेहनत कश लोग हमेशा कानपुर को बोलते रहे कि श्रमिकों की ये पूरी वाटिका रही है। वहां पर इतने सालों में कानपुर जो कभी पूरे विश्व में कह सकते हैं औद्योगिक नगरी थी, आज वहां से लोग बहुत कुछ निकले हैं। लेकिन क्या है, कभी कभी वो जमाना अब नहीं रहा जहाँ पे फूल जो है वो उसकी सुगंध खुद फैले। आजकल फूल को भी बताना पड़ता है कि मैं हूँ गुलाब, मैं हूँ गेंदा। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप गली गली आप लोगों को, प्रतिभाओं को ढूंढे, उनकी बात को सामने लाएं। कानपुर दक्षिण का शायद ये पहला रेडियो स्टेशन है, किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो रहा है? क्योंकि 98.3, 93.5, 92.7 ये किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च? ये तो तकनीक बात ये बताएंगे, जहाँ तक मुझे पता है 90 है ना जी, आप बताएं। ये 90.0 हम लोग बोलते हैं, जीरो साउंड्स नेगेटिव, तो हम लोग इसको 90.0 बोलते हैं। 90.0 हमें फ्रिक्वेंसी अलॉट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से, और ये उसी पे अभी लाइव है, और आज इसका लोकार्पण दीदी के द्वारा होगा। और थोड़ा सा बस ये बताना चाहूँगा कि इसमें और बाकी FM में क्या डिफरेंस है। टेक्नोलॉजी इज सेम, डिफरेंस सिर्फ अप्रोच का है और कंटेंट का है। जैसे कि प्राइवेट FM का जो अप्रोच होता है, वो हमें INB ने क्या दिया हुआ है, हमें जो प्रपोज किया हुआ है उसमें है कि हम there are three kind of broadcaster in India. One is public broadcaster, which is all India radio. सेकेंड है, जब सुप्रीम कोर्ट का आया था डिसीजन की जो एयरवेव्स है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तब इस कम्युनिटी रेडियो का जन्म हुआ था। मतलब पॉलिसी बनी थी कि देयर शुड बी वन मीडिया जो कम्युनिटी मीडिया की तरह इंटरेक्ट करे बिटवीन पब्लिक ब्रॉडकास्टर एंड प्राइवेट ब्रॉडकास्टर। उसमें ये कम्युनिटी रेडियो का जन्म हुआ, और जिसके तहत हमें ये लाइसेंस मिला। और इसमें हमारा अप्रोच होगा कि कम्युनिटी, यहाँ के जितने भी प्रोग्राम्स हों वो कम्युनिटी द्वारा बनाए जाएं, कम्युनिटी द्वारा चलाए जाएं, और उनके बेनिफिट के हिसाब से हो, उनकी आवाज़ बन के चले, राइट। तो ये अप्रोच पे हम करेगा। हम ये नहीं सोचेंगे कि मतलब कि नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट चलाना है, तो हम इस तरह से इस पे काम करेंगे। मैम, आप कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, अभी हाल ही का एक पैटर्न चला है जो मतलब हकीकत में फिल्में जैसे कश्मीर फाइल्स आई, ये पैटर्न चला है, तो कितना आप इसको सही मानते हैं कि जो हकीकत दिखाई जा रही फिल्मों में से? हमेशा सच्चाई से देखिए, एक मानव मनुष्य का स्वभाव है कि जो घट रहा है उससे कहीं ना कहीं पर वो जानता है कि घट रहा है, लेकिन आंख मूंद करके बैठे रहना चाहता है जैसे ये हुआ ना हो।
और उसने बड़ा नुकसान किया है पूरी एक सभ्यता का, हम सबके बहुत बड़ी 2-3 पीढ़ियों का मैं कहूँगी। तो कश्मीर फाइल्स क्यों, बहुत सारी जब डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी आप याद करें, जब भी हम लोगों ने किसी भी व्यक्तित्व पे, किसी घटना पे, युद्ध की हो या फिर कोई भी त्रासदी पे भी यदि हो, तो आप यदि कोई भी फिल्म यदि याद करें किसी भी वास्तविक घटना पे बनी है तो लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है। और एक दुखद पक्ष ये है कि भारतवर्ष का सिनेमा का इतिहास ही कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास को दिखाने से था। पहली फिल्म जो थी सत्यवादी हरिश्चंद्र थी, तो वहां से आप उठा कर देखें कहीं ना कहीं हमने उसको खो दिया। और यदि हमने बनाने का प्रयास भी किया ऐतिहासिक चरित्रों को, तो उसमें एक काल्पनिक रोमांस, जो एक बात ये कह रहे थे कि एक अनिवार्य शर्त हो गई कि एंटरटेनमेंट वो भी बॉलीवुड आधारित अनिवार्य हो गया। कश्मीर फाइल्स ने जो ट्रेंड शुरू किया है, मुझे लगता है कि बिना किसी बहुत बड़े प्रचार के जिस तरह से फिल्म एक कालजयी सुपर हिट हुई है, वो दिखा रहा है कि अब दर्शक जानना चाहते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। ये वो नई पीढ़ी है जो इंटरनेट की सामग्री पे भी बड़ी हुई है, तो इससे आप सच को बहुत समय तक छिपा भी नहीं पाएंगे। तो आज ये अपनी ओर से जानना चाहती है क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात है कश्मीर फाइल्स के बारे में मानना पड़ेगा कि इट्स अ गुड फिल्म बनी भी अच्छी, विषय ही नहीं, बनाना भी बहुत। जैसे आपने बॉलीवुड की बात करी, इस समय बॉलीवुड गर्दिश की ओर जा रहा है। आप देख रहे हैं कि साउथ जो है उसको बॉलीवुड कॉपी भी कर रहा है, और जो साउथ पहले करता था कि बॉलीवुड साउथ से बुला के उसको आइटम सॉन्ग करवाता था, अब बॉलीवुड से स्टार जाके वहाँ करे। तो आपको नहीं लग रहा है कि साउथ का पैटर्न बड़ा बॉलीवुड का घट रहा है? आजकल चर्चा ज्यादा होने लगी है। ये 60 साल का इतिहास है कि यहाँ की फिल्में हिट होती थी तो वहाँ रीमेक होता था। जेमिनी एमिनी, जो मैं सन 60 की बात बता रही हूँ, सुपर हिट फिल्में हिंदी में बनाई हैं। इसी तरह से यहाँ के एक्टर वहाँ काम करते रहे, वो होता रहा है। आज के समय में जो है वो खाली जगह तो नहीं रहेगी मनोरंजन की, वो भरेगी। और वो खाली जगह कहीं ना कहीं जो भरेगी मैडम, हाँ, ऐसा नहीं साउथ ने ले लिया, क्योंकि आप सिर्फ साउथ नहीं, ट्रिपल आर देख लीजिए, भी... बाहुबली देख लीजिए, पुष्पा देख लीजिए, लाइक, और बॉलीवुड देख लीजिए, टोटल फ्लॉप पिक्चर। साउथ इंडियन एक स्टार, मैं वही तो बात कह रही हूँ, आप यदि पूरी बात सुनेंगे तो पिछले 60 साल से ये चल रहा है कि कभी इधर कभी उधर। यदि खाली जगह होगी मनोरंजन की तो वो भरेगी। अब आप 20 पोस्टर लेके और 4 एडवर्टाइजमेंट चला के पिक्चर हिट नहीं करा सकते। ये अपने आप ये पूरा जो कह लें सबक है, ये अब मुंबई को मिला है। OTT प्लेटफॉर्म से रही सही कसर उनकी और पूरी कर दी है कि अब ना बड़ा अभिनेता चाहिए, ना बहुत बड़ा बैनर चाहिए, कंटेंट होगा तो फिल्म जाएगी। और रीजनल आप कहीं भी, आप मराठी फिल्में देखिए, रीजनल आप कोई भी फिल्म उठा करके देखिए, बंगाली फिल्में रीजनल उठा के देखिए, बहुत कमाल का काम कर रही। मुझे लगता है एक भारत श्रेष्ठ भारत में OTT प्लेटफॉर्म्स का, नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन, हॉटस्टार, सबसे बड़ा उसका लाभ यही हुआ है कि आज घर बैठा आदमी आंचलिक फिल्मों को देख पा रहा। मुझे लगता है कि पहले वो मुंबई से इधर देखता नहीं था, अब चूंकि वो देख पा रहा है, ये तो मजबूरी है ना कि अब करण जौहर जैसे लोगों को बाहुबली को हिंदी में राइट्स लेने पड़े, क्योंकि धन किसको नहीं चाहिए 2 और बकवास फिल्में बनाने के लिए। जी ठीक, थैंक यू।